अगर वाकई में मांझी जी का बयान आता है कि मैं नीतीश कुमार जी की नाराजगी से सहमत हूं, नीतीश कुमार देखिए 9 सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। आपने एक सीट उनके लिए छोड़ भी दी। मांझी भी कहते हैं कि मैं 2 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारूंगा। एलजेपी को आपने दिल खोलकर सीटें दे दी। सबसे बड़ी बार्गेनिंग पावर अगर किसी की नजर आई है तो वो चिराग पासवान की दिखी है। ये भी बहुत क्लियर है। चिराग पासवान को साथ रखने, उनके मनमाने तरीके से उनको सीटें देने के साथ साथ क्या बाकी दलों को नाराज कर देंगे आप? जेडीयू तो आपके समकक्ष 101 सीटों पर है ना। आप तो साथ साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं पूरे एनडीए को। बिल्कुल। पूर्णिमा जी नमस्ते। नमस्कार बहुत लंबा समय आपने सारिका जी को दिया, तो मुझे केवल उससे आधा तो दीजिएगा। जी। देखिए, हमारे गठबंधन में हो सकता है कुछ बातों पर मतभेद हो सकता है कोई नाराजगी भी जता रहा हो, लेकिन हमारे पास हमेशा समाधान होता है। समाधान बातचीत से निकलता है और जैसे अब तक निकलता आया है, हम फिर से निकाल देंगे। मैं आपको थोड़ा से आंकड़े दे देती हूँ। चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, 24 के चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% था, 100% स्ट्राइक रेट था। और जब भी टिकट बांटे जाते हैं या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस होता है, ये विनेबिलिटी के आधार पर, हर पार्टी की ग्राउंड पे पोजीशन के आधार पर होता है। ये तो रही हमारी बात। और हमारे यहाँ अगर डिस्कंटेंट है तो वो केवल पॉलिटिकल है, लेकिन सामने वाली गठबंधन में तो डिस्ट्रस्ट पर्सनल हो चुका है। हमारे यहाँ सीट शेयरिंग होती है और इनके यहाँ तो सीट स्नैचिंग हो जाती है। जेडीयू और कांग्रेस ने पहले भी साथ आने का प्रयत्न किया था। 2024 के चुनाव में भी हमने गठबंधन की बातें सुनी थी। तब तो अपने महागठबंधन को इन्होंने नाम भी दे दिया था, इंडी अलायंस। लड़ते थे टीवी पे, कहते थे इंडी या बोलिए, इंडी मत बोलिए। क्या हुआ उस गठबंधन का? कोई भी बिहार में गठबंधन इनका कभी चल नहीं पाया। और अगर मैं इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड पर जाती हूँ, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड तो बिहार के अंदर पिछली बार 19 सीटों का था, पिछले बिहार चुनाव में 27%। और आरजेडी का कुछ बहुत बेहतर नहीं है। आप जमीन पर उतर जाइए बिहार में, किसी भी युवा से, किसी महिला से, किसी वृद्ध से पूछिए कि आज जो बिहार की स्थिति है वो पहले के मुकाबले में कैसी है, तो सब लोग कहेंगे कि जब से एनडीए की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री है, बिहार ने केवल अचीवमेंट देखा है और हर एक मायने में देखा है। बीमारू राज्य से एक एस्पिरेशनल हमने राज्य बना दिया। जब आप वहां पर जाते हैं, जब आप सड़कों पर घूमते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम घर की बात करते हैं, हम जल से नल की बात करते हैं। ये सारी उपलब्धियां तो कांग्रेस के जमाने में, जेडीयू के जमाने में कभी होती ही नहीं थी। जंगल राज की बात हुआ करती थी ना, फिरौती डिस्कस हुआ करती थी। और अगर हम बैठकर ये गिनने लगे, भाई जो पर कैपिटा इनकम है वो 8 गुना बड़ी है बिहार में, तो आप ये सोचो कि 10 साल से पहले बिहारियों का क्या हाल करके रखा हुआ होगा, या 20 साल पहले जब जंगल राज था तो क्या हाल करके रखा हुआ था। तो आज जो आरजेडी की प्रवक्ता केवल भाजपा भाजपा कह रही है, मैं उनसे एक साफ सिंपल बात पूछती हूँ। आप हमारी बातें कर रही है, कोई बात नहीं, हमने माना भाई किसी एक नेता ने बयान दे दिया, हम करेंगे ना समाधान, हमारे घर की बात है। आप अपने घर की बताइए ना, आप अपने घर की ये बताइए कि आपकी कांग्रेस से बन भी रही है या नहीं बन रही। आप क्या सीट शेयरिंग करेंगे और किस पॉइंट के ऊपर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार आपने जितने कसमे वादे करे थे, चाहे वो नौकरी के बारे में हो या डेवलपमेंट के बारे में हो, तेजस्वी यादव केवल बयान देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और इस चुनाव में भी आपने बिहारियों का अपमान ही करा है। आपने जिस तरीके से प्रचार करा, जिन लोगों को लाकर आपने प्रचार करा, ये वो लोग थे जो कहते हैं कि बिहारी तमिलनाडु आते हैं तो पानी पूरी बेचने वाले बन जाते हैं या टॉयलेट क्लीनर्स बन जाते हैं, जो डीएनए कंपेयर करते हैं। ऐसे लोगों को तो आप परेड कर रहे हैं वहां बस में बिठाकर। और आपको नहीं, लेकिन फिर आपकी भी स्थिति, आप कह रहे हैं समाधान है, तो फिर स्थिति आपकी भी वही वाली ना हो जाए कि इन्होंने, लालू जी ने सिंबल दिया, तेजस्वी यादव ने वापस ले लिया। अब अगर जेडीयू की मैं बात करूं तो जेडीयू ने रत्नेश सदा को पार्टी का टिकट दोबारा से दिया, वो एलजेपीआर के खाते में है। उन नीतीश कुमार ने खुद उनको सिंबल देकर ये साफ कर दिया कि भाई जेडीयू वहीं से अपने उस कैंडिडेट को उतारेगी। तो वही स्थिति ना हो जाए, इन्हीं की तरह सिंबल देकर फिर वापस ना लेना पड़े। समाधान की तरफ बढ़ते बढ़ते एक रकस पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर दिखाई ना देने लगे, जिसको लेकर आप इन पर सवाल उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूर्णिमा जी। देखिए, हर चुनाव में जब आप एक गठबंधन बनाकर चलते हैं, अपने साथियों को आपको आदर देना पड़ता है और भाजपा ने यही किया है। इस बार भी बैलेंस हुआ है, 101 और 101 सीटें बटी हैं। और उसके अलावा मैंने आपको कहा कि स्ट्राइक रेट के आधार पर बाकी सीटों का बंटवारा हुआ है। नतीजा तो बस कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। केवल 1 महीना बचता है आज से, गिन के 1 महीना बचता है आज से। अगले महीने 14 तारीख को मैं आपको यही बताऊंगी कि देखिए, चुनाव जो जीते जाते हैं ना, वो जनता का दिल जीत कर चारों आपको रोकते हुए
अच्छा ठीक है, चारू कंप्लीट करेंगे, सॉरी। हाँ जी, नहीं तो मैं यही बोल रही हूँ एग्जैक्टली 1 महीने के बाद पूर्णिमा जी मैं आपके शो पर आपको यही बताऊंगी कि डेवलपमेंट के एजेंडा पर, बिहार के एस्पिरेशंस के एजेंडा पर, वहां के एक कोने कोने के गांव में लेकिन आप लोगों ने फॉर श्योर पहले एक तो सीट शेयरिंग अनाउंस करके और फिर कैंडिडेट्स अनाउंस करके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो अलायंस महागठबंधन पर क्रिएट करने की कोशिश की। वो परमानेंटली प्रेशर में रहते हैं पूर्णिमा जी, ठीक है, वो तो वो सारिका जी बताएंगे कि प्रेशर में है कि नहीं है। लेकिन चित्रा बाथम जी, क्यों आरजेडी को इतना संदेह कांग्रेस पर है? वाकई में क्या जो आपकी विनेबिलिटी फैक्टर है वो इतनी बेकार रही कि तेजस्वी इस बार रिस्क ही नहीं लेना चाहते? कांग्रेस ये लगातार साथ ही कह रही है कि अगर देरी हुई तो हम अपनी लिस्ट जाहिर कर देंगे, सामने कर देंगे। अब ये सारी की सारी रस्साकशी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती क्यों जा रही है, जब उस महागठबंधन में एकजुटता दिखनी चाहिए थी? लेकिन एकजुटता ना दिख के ये बिखराव क्यों देखने को मिल रहा है? कंसेंसस आखिर बन क्यों नहीं पा रहा है? पूर्णिमा जी नमस्ते। जिस तरीके से आपने बाकी पैनलिस्ट को अनइंटरप्टेड समय दिया है, मैं आशा करती हूँ आप मुझे भी अनइंटरप्टेड समय देंगी। यहाँ पे कुछ बातें समझने की जरूरत है। महागठबंधन की जो एकता है, महा एकता जो है, वो मुझे ऐसा लगता है बिहार की जनता और हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में ऑलरेडी देख लिया था, और जिस तरीके से हमें जन प्रतिसाद मिला था उस तरीके से वो हमको तर बितर करने के लिए उन्होंने अपना तंत्र मंत्र षड्यंत्र जो है सारे जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। हमने देखा है पिछले चुनावों में जिस तरीके से वो पॉलिटिकल वेंडेटा भी यूज करते हैं, अब्यूज ऑफ एजेंसीज हो, ईडी सीबीआई हो, सभी को इस्तेमाल करती हैं। उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि एंड मोमेंट तक हम इस बात को ये संभाल कर चले कि कौन कहाँ पे लड़ रहा है और कितनी सीटों का शेयरिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात का खुलासा आपको करना चाहूंगी कि भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि हमने बड़ा बैलेंस किया है एनडीए के अंदर, लेकिन मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बैलेंस करने के चक्कर में आपने तो जेडीयू की सबसे ज्यादा सीटें घटा दी। क्या ये एक तरीका है कि जेडीयू को आप पीछे गाने से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने पहले पीडीपी, एआईएडीएमके, इसका जवाब तो जेडीयू के प्रवक्ता देंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना को भी खत्म करने की आपने इसका जवाब तो जेडीयू के प्रवक्ता दे देंगे, लेकिन मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए चित्रा जी। चारू बस एक सेकंड आ रही हूँ, चारू बस एक सेकंड, मुझे बस एक बात का जवाब चित्रा जी इतना दे दीजिए। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। ये किसी और ने तो नहीं कहा, ये ना पूर्णिमा मिश्रा ने कहा, ये ना चारू प्रज्ञा ने कहा, ये किसी और ने नहीं, लेकिन किसके कहने पर कहा? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, न टैग किया न जिक्र किया। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब को तो देर ना लगी है कहते हुए कि अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। तो कहां से ये, जब तक चिंगारी नहीं होगी तब तक आग कहां है, धुआं कहां से दिखेगा? किसी को ये तो बता दीजिए। देखिए आग और धुआं ये कोई परिपेक्ष है ही नहीं महागठबंधन के अंदर। आप मुकेश सहनी जी का भी एक भाषण, ये जो अकाउंट है मैडम, ये अकाउंट जो है ना, ये डमी अकाउंट नहीं है, ये डमी अकाउंट नहीं है, ये इमरान प्रतापगढ़ी का ऑफिशियल अकाउंट है। उन्हीं के द्वारा किया गया ये ट्वीट है। मनोज कुमार झा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, बाकायदा कोट करते हुए इस बात का जिक्र है। मन से किसी पे कुछ नहीं है, कोई ये डमी अकाउंट नहीं है। बस एक खेला है महागठबंधन के अंदर। मुमकिन है कि आपकी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, मुमकिन है कि आपकी स्ट्रैटेजी हो,